आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। जी हाँ नाजरीन, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी ही सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको देते हैं। कुछ ऐसे मौज़ूआत पर तबसरा करते हैं जिनके तई आपका बेदार होना बेहद ज़रूरी है। वैसे नाजरीन, हमारी जो ये तर्ज़ ज़िंदगी है और कुछ माहौलियात की जो आलूदगी है वो ऐसी हो गई है कि छोटे मोटे अमराज तो हमें घेरे रहते हैं और हम उनसे डील भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ बड़ी बीमारियां, कुछ बड़े अमराज ऐसे भी हैं जिनके नाम भर से हमारी रूह कांप उठती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक ऐसा ही मर्ज़ है कैंसर। अगर हम WHO की माने तो 6 में से 1 की मौत इस कैंसर की वजह से होती है। वैसे तो ये कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अगर इसकी अलामात पर ध्यान ना दिया जाए, तवज्जो ना दी जाए शुरुआती दौर में ही, तो ये बढ़ सकता है और मौत का सबब भी बन सकता है। तो नाजरीन, आज अपने हेलो डॉक्टर के शुमारे में हम बात करेंगे ओरल कैंसर की, यानी कि मुंह के कैंसर की। क्या है इसकी वजूहात? वैसे ये किसी को भी, बुज़ुर्ग हो चाहे फिर जवान हो, उसको हो सकता है। इसकी ख़ास वजूहात कुछ यूँ है कि तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना, गुटखा, छेनी वगैरह खाना या फिर शराब नोशी। नाज़रीन, आज इसी अहम मौजू पर हम तबसरा करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर्स के एक ख़ास पैनल को। उनका करेंगे रुख, करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। और इस ख़ास रिपोर्ट पर नज़र डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो ये हमारा टॉपिक है ओरल कैंसर से जुड़ा, इस पर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। तो आइए डाल लेते हैं एक ख़ास नज़र इस मुख्तसर सी रिपोर्ट पर। नाजरीन, एक कुदरती निज़ाम के तहत हमारे जिस्म में पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। इस वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम ठीक तरह से अपने काम अंजाम देते रहते हैं। सेल्स के खत्म होने और बनने के सिलसिले में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो बीमारी का खतरा होता है। इसी तरह हमारे जिस्म में जब सेल्स गैर मामूली तौर पर बनते हैं, तकसीम होते हैं और हमारे जिस्म के सेहतमंद सेल्स को ही खत्म करने लगते हैं, तो ऐसे में कैंसर का मर्ज हो जाता है। यानी ये सूरत कैंसर के मर्ज में होती है। कैंसर दुनिया भर में अमराज के नतीजे में अमवात की दूसरी बड़ी वजह है और इनमें ओरल कैंसर सर-ए-फहरिस्त है। हर साल दुनिया भर में 80 लाख से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ किस्म के कैंसर के सबब मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक सन 2030 तक दुनिया की 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी मुंह समेत दीगर अक़साम के कैंसर का शिकार हो जाएगी। माहिरीन सेहत के मुताबिक कैंसर की बुनियादी वजह इंसानी जीन्स में होने वाली तब्दीली है। छाती के कैंसर के बाद मुंह का कैंसर बहुत आम होता जा रहा है। ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर होठों, मसूड़ों, जबान, दांत, गाल की अंदरूनी सतह और मुंह की तह में हो सकता है। मुंह का कैंसर तेजी से फैलता है और ये उस वक्त बनता है जब होठों या मुंह में सेल्स अपने DNA में तब्दीलियां पैदा करते हैं। इस म्यूटेशन के बाद जमा होने वाले मुंह के कैंसर के गैर मामूली सेल्स एक ट्यूमर बना सकते हैं। वक्त के साथ साथ वो मुंह के अंदर और सर और गर्दन के दूसरे हिस्सों या जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं। दरअसल मुंह का कैंसर मामूली गफलत की वजह से शुरू होता है और ये फौरी तवज्जो चाहता है। एक अंदाजे के मुताबिक 15 साल कबल मुंह के कैंसर का शिकार होने वाले अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा होती थी, मगर अब कम उम्र अफराद भी इसका शिकार हो रहे हैं। ओरल कैंसर होने की बड़ी वजह तंबाकू नोशी है। गुटखा, पान, तंबाकू चबाना, सिगरेट नोशी, बेतहाशा शराब नोशी, ये सब मुंह के कैंसर का सबब बनते हैं। हर बीमारी की तरह इसकी अलामात को पहचानना लाजमी है। मुंह के कैंसर की शुरुआत में मुंह में छाले होने लगते हैं, जो बाद में जख्म फिर रसौली की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा सांस की बू पैदा हो जाती है। सुर्ख या सफेद निशानात का होना, जबान और कान में दर्द, वजन में अचानक कमी, मुंह का सुन्न हो जाना, दांत टूटना, आवाज का बैठ जाना, मुंह पूरा न खोल पाना, खाना खाने में दुश्वारी, ये मुंह के कैंसर की अलामात हैं। इनके जाहिर होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि मर्ज का जल्द पता चल सके और मुनासिब इलाज शुरू हो सके। दीगर कैंसर की तरह मुंह के कैंसर में भी अगर शुरुआती स्टेज में इसका पता चल जाता है तो इलाज में आसानी हो जाती है।
मुंह के कैंसर में जो हिस्सा इससे मुतासिर होता है उसे सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है। इसमें गाल का हिस्सा, जबड़ा, दांत, होंठ या जबान हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये अहम होता है कि सर्जरी के बाद जो भी हिस्सा निकाला गया है उसे फिर से पहले की शक्ल में बहाल करने का मंसूबा यानी रिहैबिलिटेशन प्लान सर्जरी के वक्त ही तैयार कर लिया जाता है। आज तिब्बी साइंस की बेपनाह तरक्की के सबब इसमें आसानी हो गई है। बहरहाल मुंह के कैंसर से बचाव का वाहिद तरीका तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब से बचना है। इन तमाम चीजों से दूर रहें और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, एक्टिव तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, तेज मिर्च मसाले न इस्तेमाल करें। याद रखें, किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला होने पर न सिर्फ मरीज को बल्कि उसके कुनबे के अफराद को भी शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ता है और हमारी एहतियात और मजबूत हौसला हमें एक खूबसूरत और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। तो नाजरीन, हमने इस रिपोर्ट में भी ये देखा कि ज़रा सा मुंह का जो मज़ा है ना, वो हमें कितने बड़े जोखिम में डाल सकता है। तंबाकू नोशी है, सिगरेट है या फिर शराब नोशी है। वैसे देखा जाए तो ओरल कैंसर के जो मामलात हैं वो गुज़िश्ता कई सालों में हमारे मुल्क में उनमें मज़ीद इजाफा हुआ है और ये भी हम बखूबी जानते हैं कि ओरल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए नाजरीन, करते हैं अपने एक्सपर्ट से बात, करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। जी हाँ नाजरीन, आपका तारुफ करा देते हैं हमारे पैनलिस्ट से। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो शिरकत करने के लिए आए हैं एक्सपर्ट, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर मांझी। डॉक्टर सुधीर मांझी प्रोफेसर हैं, HOD हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ENT हेड एंड नेक सर्जरी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली में। हमारे साथ जो दूसरे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर कपिल सिक्का। डॉक्टर कपिल सिक्का प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ENT हेड एंड नेक सर्जरी, एम्स नई दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नफीस अहमद जो कि प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। आज हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर पर। प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर सुधीर मांझी आपसे करूँगा। ये ओरल कैंसर की बात हो रही है, हमारी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, आपने भी देखी होंगी। ओरल कैंसर बेसिकली है क्या और ये किस तरह से जाहिर होता है, किस तरह से मतलब उसके सिम्टम्स आते हैं? डॉक्टर सुधीर मांझी। ओरल कैंसर हमारे देश में सबसे कॉमन कैंसर है मेल, खासकर मेल पॉपुलेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि आप लोगों ने रिपोर्ट भी दिखाई है, हम टोबैको चोइंग, बीटल नट, सुपाड़ी और तरह तरह के पान, गुटखा वगैरह हम लोग का सेवन करते हैं। हमारे रूरल पॉपुलेशन में भी लोगों को हाइजीन का पता नहीं है, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। तो हमारा ओरल कैंसर जो है हमारे बहुत सारे पार्ट्स में हो सकता है। लिप्स में हो सकता है, होठों में, जीभ में, चीक में, टॉन्सिल में, हार्ड पैलेट में, तलवा, सॉफ्ट पैलेट, हल्का तलवा और हार्ड पैलेट, बोन वाला जो हार्ड पैलेट है, और पीछे जीभ के भी पीछे वाले पार्ट में हमारे, और टंग से रिलेटेड भी, दांतों से रिलेटेड भी हमारे ओरल कैंसर के पार्ट होते हैं। दांतों में हम लोग अगर कैरीज बना हुआ है और वो फ्रीक्वेंटली अगर हम लोग ने वायरिंग करवाई है या कुछ करवाया है, वो रिपीटेडली इरिटेशन हो रहा है आपके चीक पर या आपके गम्स में, गम्स का भी मतलब कैंसर होता है। तो ओरल में ये सब सारी चीज़ें आती हैं, गम्स, चीक, टंग, टॉन्सिल, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इस सारे ओरल कैंसर के पार्ट्स हैं, मतलब कि किसी में भी हो सकता है। लिप्स में हमारा सन बर्न के कारण भी मतलब होता है, और बाकी तो जो मैंने बताया। जी जी, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर बताई हैं। इसमें आपने सिम्टम्स की बात की है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो इसमें अर्ली सिम्टम्स होते हैं और एक लेटर सिम्टम्स होते हैं, ये क्या है, उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है और उस पर इलाज कितना ज़्यादा डिपेंड करता है, ये जो अर्ली साइन होते हैं और जो लेटर साइन होते हैं? डॉक्टर मांझी। हमारे अर्ली साइन बिल्कुल ज़रूरी है आगे के फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप बहुत जल्दी स्क्रीनिंग करते हैं, इसलिए हम लोग आजकल ओरल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस डेंटिस्ट का भी हो, ENT का भी हो। जी, हम अर्ली डायग्नोसिस में जैसे एरिथ्रोप्लेकिया होता है, लाइकन प्लेनस, वाइट पैचेस अगर चीक पे आ रहे हैं, टंग पे वाइट चीक आ रहा है, ओरल थ्रश, मतलब जो कंट्रोल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ओरल थ्रश, वाइटिस पैच नज़र आएगा, वो भी, दीज आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर द ओरल कैंसर। तो वी हैव टू
चेक इट, हमें देखना है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए कोई अल्सर बन रहा है जो हीलिंग नहीं हो रही है, उसकी रिपीटेडली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हील नहीं हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली स्क्रीनिंग करके और आगे की फॉलोअप ट्रीटमेंट जो भी बायोप्सी है या जो भी है, लाइकेन प्लेनस भी एक मतलब वो है प्री कैंसरस कंडीशन, एक हमारा सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस भी एक आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। गुटखा खाते हैं लोग तो वो मुंह पूरा खुलना बंद हो जाता है, वो फाइब्रोसिस हो जाती है, तो वो भी अर्ली मतलब सिम्टम्स हैं, मतलब इससे प्री कैंसरस कंडीशन, ऑल दीज आर द प्री कैंसरस कंडीशन एंड वी हैव टू डायग्नोज अर्लीस्ट सो दैट द ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड अर्लीस्ट। जी, तो हमारे पॉपुलेशन को इससे बचाया जा सकता है। राइट, यानी कि ट्रीटमेंट जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपकी जान को खतरा कम होगा और जान बच भी सकती है। वैसे ये भी कहा जाता है डॉक्टर कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है बेशक वो गलत ही होती है। डॉक्टर कपिल, अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि जैसे कि इन्होंने बताया भी डॉक्टर मांझी ने कि सनबर्न की वजह से भी लिप्स का कैंसर वो हो जाता है, तो और तंबाकू नोशी और ये शराब नोशी तो है ही इसकी वजूहात ख़ास, लेकिन कोई और भी इसकी वजूहात है, कोई वायरस इस तरीके के हैं जिनकी वजह से ओरल कैंसर का शिकार इंसान हो सकता है? देखिए, डॉक्टर मांझी ने बताया कि ओरल कैविटी जो मुंह का कैंसर है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो मुंह के पीछे का हिस्सा है जिसे हम ओरल कैविटी नहीं ओरोफेरिंक्स बोलते हैं, जो जीभ के पीछे का हिस्सा हुआ और टॉन्सिल का हिस्सा हुआ, वहाँ के जो कैंसर्स हैं वो वायरसेस से भी हो सकते हैं। उसमें एक वायरस जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल आजकल उभल के आ रहा है। अगर आपके ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन है टॉन्सिल में तो उसकी वजह से ज़्यादा ओरोफेरिंजियल कैंसर्स और कुछ ओरल कैंसर्स और कुछ नाक के कैंसर्स भी इसके साथ संबंधित हो सकते हैं। जी। अच्छा, संबंध हो सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर नफीस, आपके पास आऊँगा मैं। ओरल कैंसर की बात यहाँ पर हो रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि एक प्रोस्थोडोंटिस्ट किस तरह से ओरल कैंसर में अपना मतलब योगदान देता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, किस तरह से इलाज करता है? क्या वो पहले आपके पास आना ज़रूरी है पेशेंट का, या आपके पास तब आए जब वो सर्जरी हो जाए? किस तरह से बताना चाहेंगे? इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ आपसे मैं। जी, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन। एक्चुअली कैंसर पेशेंट सर्जरी से पहले हमारी क्लिनिक में आई एम मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिस्ट जी, तो जो इंसीजन लाइन है और कौन से दांत सेव करने हैं जिससे बाद में उसका रिहेबिलिटेशन आसान हो जाए, और उसको जो पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएं, और उसका जो सोशल और साइकोलॉजिकल लाइफ है जी, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है वो ठीक रहे, उसको ऐसा कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ना लगे जी। यानी जो हमारे लॉस स्ट्रक्चर है पेशेंट के, गाल है, आपकी नोज़ है, आंखें हैं, कई बार पूरी आंख और नोज़ एक साथ निकल जाती है जी, तो उनके लिए सर्जन और प्रोस्थोडोंटिस्ट का कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे हम डिस्कस करते हैं कि हमें कौन से दांत बचाने हैं, तो कहाँ से हमें प्रोस्थेसिस बनानी है, उन प्रोस्थेसिस का क्या दूरगामी इफेक्ट होगा हमारी इसकी सर्जरी, इसकी प्रोस्थेसिस की कामयाबी के लिए जी, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपका कहना है कि यहाँ पर आपका और सर्जन का डिस्कशन ज़रूरी है, मतलब प्री सर्जरी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे आपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात की, यहाँ पर आपने सोशल चीज़ें जो हैं उसका भी यहाँ पर देखा गया है कि सोशल चीज़ें भी सामने आती हैं कि अगर एक पेशेंट है कैंसर का या ओरल कैंसर का, तो वो कुछ अजीब तरह की उसमें सोच आ जाती है, वो साइकोलॉजिकल बीमार होना भी शुरू हो जाता है। उसके बारे में यहाँ क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब? जी फरहान साहब, एक्चुअली इस एस्पेक्ट को हम लोग देखते नहीं, जैसे कहते हैं नहीं कि आधा मरीज डॉक्टर की मुस्कुराहट से ही ठीक हो जाता है जी, कहा जाता है ऐसा जी। तो हमें उस रास्ते पे बहुत ज़रूरी है, और लिटरेचर भी हमें इस बात का सपोर्ट करता है कि हमें उस पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, बिकॉज जो कैंसर पेशेंट होते हैं, खासतौर से ओरल मैक्सिलोफेशियल कैंसर पेशेंट, ये 3 क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। एक तो कैंसर अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है, जैसे उसको डायग्नोसिस का पता चलता है तो उसको समझ में आता है कि भाई ये जानलेवा बीमारी मुझको हो गई है, तो एक वो, दूसरा उसको लगता है कि अब मुझे बहुत पेनफुल सर्जरी से गुजरना पड़ेगा जी, और सर्जरी ही नहीं, रेडियोथेरेपी, जो आप जानते हैं कि रेडियोथेरेपी खुद अपने आप में पेनफुल है, उससे बहुत सारा टिश्यू डैमेज होता है, ना कि वो कैंसर सेल को डैमेज करती है बल्कि नॉर्मल टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है, तो उससे जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो चेहरे की खासतौर से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उसके मतलब जो चेहरे की फिगर है वो अपना आईना नहीं देख पाता, तो उसको एक खुद से ही शर्म लगने लगती है, और फिर आसपास के लोग
जी उसको एक दूसरी नज़र से देखने लगते हैं। जी उसकी बाहर से निकलना जाना बंद हो जाता है, उसकी नॉर्मल लाइफ जो चल रही थी, जॉब थी उसकी, अपने कोई टीचिंग जॉब थी या सर्विस जॉब थी या मार्केट जॉब थी, वो सब पे स्टॉप लग जाता है। जी और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसको ऐसा फील होता है कि मैं किसी पुराने जन्मों का भुगतान कर ये रहा हूँ। सारी चीज़ें जो आप बता रहे तो बड़ा हैं ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। उसको खुद भी थोड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए, और ये जो माशरा जो हमारा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को समझे कि अगर कोई बीमार है, उसके साथ एक बीमारी जुड़ गई है, जी। तो उसको मेरे हिसाब से कोऑपरेट करना चाहिए ताकि उसका मॉरल डाउन ना हो और वो अपना सही से इलाज करा सके और वो अच्छी सेहत हासिल कर सके। क्यों समरीन, क्या जी, कहना बहुत चाहेंगे बड़ी यहाँ पर? आपने बात कही है जी। कि वाकई लोग जो है पहले से ही हार मान लेते हैं कि हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब तो शायद हमारा ठीक होना मुमकिन नहीं है। खासतौर से कैंसर के इलाज से गुजरना उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होता है। लेकिन वही आपने जो कहा कि हिम्मत से काम लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही अच्छा, यहाँ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो जी जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत जी। शुक्रिया। जी सफीना जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे ये जानना है। हेलो जी, मिल रही है? जी जी जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आ रही है आपकी आवाज़। जी, मुझे ये जानना है कि दाढ़ का इलाज जो होता है, दाढ़ का कोई प्रॉब्लम हो जी। तो डेंटिस्ट के पास जाने में लापरवाही की जाए तो क्या उस इन्फेक्शन से भी कैंसर हो सकता है? अच्छा अच्छा, डॉक्टर नफीस आपसे जानना चाहेंगे सवाल का जवाब। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। एक्चुअली जब आपका दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है और वो इस नतीजे पे आ गया कि कभी भी बाहर आ सकता है और आसपास की मसल्स को और आसपास के आपकी हड्डी को वो इरिटेट कर रहा है, तो उस इरिटेशन से कैंसर होने के प्रमाण मिले हैं। ये सबूत आए हैं कि उस इरिटेशन से कैंसर हो सकता है। इसलिए कि जब भी डेंटिस्ट रिकमेंड करे और आपको मशवरा दे कि दांत आपको निकलवा लेना चाहिए, तो आप फ़ौरन दांत निकलवाइए, वरना हाँ कैंसर हो सकता है, कुछ केसेस में रिपोर्टेड है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे इसी फ़ोन के हवाले से बात करना चाहूँगा। बहुत सी बार लोग ये करते हैं कि जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जी। जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, जो प्रोफेशनल नहीं हैं, जिनके पास एक जो होनी चाहिए एक प्रॉपर डिग्री वो नहीं है, उनके पास भी जाकर दांतों का इलाज करा लेते हैं और वो हालात ख़राब हो जाते हैं। उसमें क्या कहना चाहेंगे? फरहान साहब, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम 21वीं शताब्दी में बैठे हुए हैं और हमारे अभी भी रीच उस गांव और देहात एरिया तक नहीं है। कुछ हमारी पॉपुलेशन में भी अवेयरनेस कमी है, एजुकेशन नहीं है उनको, सिर्फ डेंटल की नहीं बल्कि मेडिकल एजुकेशन नहीं है। जी जी। और वो उन्हीं के क्योंकि थोड़ा सस्ते और कुछ कम पैसों में वो जी, इलाज वो कर देते हैं, खराब हो जाते हैं हालात, तो वो मेरे साथ लालच में फिर वो बड़ा सेंटर भेजा जाता जी। है, बानिस्बत उसके जो कम पैसों में अच्छे डॉक्टर से इलाज हो जी, सकता जी, था, जी। वो बहुत ज़्यादा पैसे का नतीजे तो क्या में वो बड़ा पैगाम इलाज। रहेगा आपका कॉलर नहीं, के मेरा लिए? यह है कि बिल्कुल सर्टिफाइड डॉक्टर और डिग्री होल्डर डॉक्टर से ही आप इलाज कराइए, उनको दिखाइए, देखिए कि ये डिग्री है इनके पास या नहीं है। आप किसी मेरे ख्याल से क्वेक पे नहीं जाइए। जी बहुत सही आपने बात बताई और शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अरमा जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगी कि वैसे तो हमें ये सबको पता ही है कि तंबाकू नोशी, शराब पीने से, ज़्यादा गुटखा वगैरह खाने से ये ओरल कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कुछ लोगों की कि कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, जिनको पहले से ही कोई मुंह की और बीमारी है या कोई एलर्जी है, क्या उनके लिए भी ये रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है? सबसे पहले जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, मधुमेह अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो उसमें ओरल हाइजीन डेफिनेटली आपका मेंटेन नहीं है और उसमें ओरल थ्रश जो मतलब कैंडिडियासिस की बीमारी होगी और वो फॉलो अप में आपकी ओरल कैंसर हो सकती है। तो अगर आप डायबिटीज़ के हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, तो एक तो आप डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे और अपना ओरल हाइजीन सवेरे शाम गार्गलिंग भी करेंगे, कोई भी बीटाडीन और गार्गल से ब्रश करेंगे और ओरल हाइजीन को बिल्कुल मेंटेन करना, बिकॉज ओरल हाइजीन इज़ वन ऑफ द फैक्टर इट कैन प्रोसीड टू कैंसर। आपने ओरल हाइजीन की बात की, डायबिटीज़ की बात की, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की भी बात की, तो क्या अगर किसी की डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो क्या उस सूरत में भी कैंसर का खतरा हो सकता है उसको? हाँ डेफिनेटली, अच्छा, डेफिनेटली। ओके ओके। लीको मतलब कैंडिडियासिस है या ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा, दैट मतलब। और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जैसे बताया डॉक्टर कपिल ने जी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पे आजकल रिसर्च भी चल रहा है, हम लोग वैक्सीन भी दे रहे हैं पेशेंट्स को। मतलब जैसे सीए सर्विक्स वगैरह में दिया जा रहा है वैक्सीन, वैसे
ओरल कैंसर के लिए भी Right. हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट भी वैक्सीन दे Okay, रहे हैं। okay. लेकिन ये मेट्रो शहर में ही हो रहा है, गाँवों में तो अभी थोड़ा आपको सा वक्त लगेगा प्रिवेंशन वहाँ का तक ही पहुँचने के लिए। सबसे Okay. वो करना है। एक तो मिथ है लोगों में, गांव के लोगों में है कि हम बायोप्सी ना कराएं, सपोज इट अल्सर है या कोई छोटा ट्यूमर स्टार्ट हुआ है जी। तो वो डरते हैं कि नहीं हम अगर उसको निकालते हैं तो हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट से भी घबराते हैं कि हमारा अगर टंग काट लिया जाएगा या कुछ मैंडिबल हटाया जाएगा, ये जॉ हटाया जाएगा तो फिर हमें बहुत मुश्किल आपकी होगी। क्या राय है इसमें? बायोप्सी अगर होती है तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई बढ़ने नहीं, का खतरा नहीं अगर है? एक सर्टिफाइड ईएनटी डॉक्टर से बायोप्सी हो रही जी। है तो इसमें कोई नहीं है। अब जैसे मदर डॉक्टर साहब ने बताया कि आप क्वैक के पास जाके आप वो करवा लो। जी। अब जैसे कानों की सफाई भी लोग हाइड्रोजन जी, पेरोक्साइड जी, वगैरह वो देखा गया करके ऐसा, जी। वो करवाते हैं तो उसमें कान का पर्दा डैमेज हो जाता जी, है। तो जी। वो नहीं है कि कोई क्वैक से जाके आप वो जब स्टरलाइज नहीं है आपका इंस्ट्रूमेंट और आप उससे बायोप्सी ले जा रहे हो तो ओके। डेफिनेटली है कि वो खतरे की ही निशानी है। इसलिए आप सर्टिफाइड ईएनटी डॉक्टर के पास ही जाके अपना बायोप्सी इलाज कराएं। कराना चाहिए बायोप्सी- ताकि आप हाँ। सेफ रहें और आपकी हाँ। सेहत बनी रहे। बायोप्सी डॉक्टर तो सिक्का, मस्ट है। बायोप्सी आपकी तरफ हाँ, आना इस- चाहेंगे। यहाँ पे डॉक्टर सिक्का हम आपसे जानना चाहेंगे ओरल कैंसर के बारे में। स्क्रीनिंग एक चीज़ होती है, स्क्रीनिंग की कितनी अहमियत है? अगर स्क्रीनिंग वक्त पे हो जाती है तो उसमें इलाज में कितना फ़ायदा होता है और पेशेंट किस हद तक ठीक होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, स्क्रीनिंग की बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फोरम पे होनी बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग हम उस ट्रीटमेंट को बोलते हैं जिसमें बीमारी अभी आई नहीं है, लेकिन बीमारी को आने से पहले हमने उसको पकड़ लिया है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि ओरल कैंसर के बहुत जल्दी जो लक्षण होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि सफ़ेद पैच, जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, जी। इस टाइप के कोई पैचेस हैं या फिर वो छोटा सा, जैसे सर ने बताया कि अल्सर की तरह एक ओरल कैंसर शुरू होता है। जी। आपने पूछा था कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके ओके। लक्षण क्या होते हैं। तो एक अल्सर जो घाव है जो भर नहीं रहा, जी। तो स्क्रीनिंग होता है कि आप घर घर जाकर जी। वो या फिर जो सिगरेट पीने वाले या तंबाकू खाने वाले लोग हैं ओके। उनके मुंह की केयरफुल जांच करें। जी। कोई क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं या कोई नॉन स्पेशलिस्ट भी हैं, जी। पेशेंट खुद भी कर सकता है। अगर इस टाइप का कोई घाव दिखता है तो आप उसे उसी स्टेज पे डिटेक्ट करें। ओके। अर्ली डायग्नोसिस हर तरह के कैंसर में, और आज के फोरम में मैं ओरल कैंसर में बताना चाहूँगा कि बहुत ही लाभकारी होता है। जी। अगर जल्दी हम इसे डायग्नोज कर लें, जी। कैंसर की स्टेजेस होती हैं स्टेज 1 से लेकर 4 तक। जी। अगर हम स्टेज 1 में कैंसर को डायग्नोज कर लेते हैं तो 90 से 95% लोगों को हम पूरी तरह से छोटे और बहुत सिंपल ऑपरेशन से हम ठीक कर सकते हैं। ओके। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि बहुत लोगों में ये मिथ्स होते हैं, बहुत लोगों ने देखा होता है कि मेरे एक रिश्तेदार को कैंसर था, वो तो ठीक नहीं हुआ, जी। उसकी प्रॉब्लम बिगड़ गई बायोप्सी होने से, उसकी ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम बिगड़ गई। इन बातों में नहीं जाना चाहिए। हम लोग आपको हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं जो ऑपरेशन से ठीक हुए, ओके। जो अभी भी जिंदा हैं, जो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो इस टाइप के मिथ्स नहीं फॉलो करने चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने बायोप्सी एडवाइस की है या ऑपरेशन एडवाइस किया है, उस एडवाइस को सीरियसली लीजिए और जल्दी से उस ट्रीटमेंट को आपको लेना चाहिए। आपने अल्सर की बात की यहाँ पर कि माउथ जो अल्सर होते हैं, मुंह का अल्सर होता है, वो शुरुआती स्टेज में उसको देख लेना, उसको परख लेना, उसमें क्या उसमें है, कैंसर है या नॉन कैंसर, से देख लेना ज़रूरी है। मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ वो अल्सर है, उसे कैंसर तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल अल्सर को वहाँ तक पहुँचने में? ओरल अल्सर और कैंसर दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी। लोगों को लगता है कि हर मुंह का छाला मेरा अल्सर है। जी। वहम होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहम दिमाग में रखना भी अच्छी बात नहीं है। ओके। इसमें डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए। ओके। मुंह के अल्सर के, मुंह के घाव होने के, मुंह के छाले होने के बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। नुकीले दांत उसमें से एक बहुत कॉमन कारण है। एक बीमारी होती है एफ्थस अल्सर नाम की, जिसमें बहुत ही दर्दनाक और पेनफुल अल्सर्स वाइट कलर के मुंह के अंदर, जीभ में या फिर गाल के अंदर के हिस्से में हो सकते हैं। उस टाइप के अल्सर भी बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन डॉक्टर ये देख के बता सकते हैं कि ये अल्सर मुझे सस्पिशियस लग रहा है, ये कैंसरस लग रहा है या नहीं लग रहा है। ओके। कैंसर की अगर हम बात करें तो नॉन हीलिंग अल्सर 15 दिन 20 दिन तक अगर वो घाव नहीं भरा जी। तो उसको आप ज़रूर से थोड़ा सस्पिशियसली ज़रूर देखना चाहिए, डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी, और फिर हम उसकी बायोप्सी ज़रूर करते हैं। लेकिन जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं, जिन्होंने जो रोज़ यही काम करते हैं, उनको देखकर फील करके काफ़ी पहचान में आ जाता है कि ये अल्सर किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है। राइट। जी, बहुत अच्छी अपनी बात बताइए। अच्छा डॉक्टर नफीस, अगर आपकी तरफ आए तो बतौर प्रोस्थोडोंटिक्स आपके पास किस तरीके के मरीज़ आते हैं, किन तरीके की चुनौतियों का सामना आपको करना होता है और इसमें खर्चा कितना आता है? हाँ, आज के मौजू के हिसाब से जो मेरे एक्चुअली प्रोस्थोडोंटिक्स की एक ब्रांच है मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिक्स, इसमें हम कुछ इंट्रा ओरल प्रोस्थेसिस होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ओरल प्रोस्थेसिस होती हैं।
तो जैसे इंट्रा ओरल बहुत कॉमन है, ऑब्चुरेटर बना देते हैं हम। अगर डिफेक्ट इतना है कि ऑब्चुरेटर से ठीक हो जाए तो 3 स्टेजेस का ऑब्चुरेटर होता है। और अगर सिंपल पैसे की बात की जाए तो हम एक्रेलिक ऑब्चुरेटर बनाते हैं, कम पैसों में है, और ख़ास हमारे जैसे सेंटर पर तो फ्री है और काफ़ी पेशेंट आते हैं। उसमें एक सर्जिकल ऑब्चुरेटर होता है, एक इंटरिम बीच में 5 से 6 हफ्ते के बाद बनाते हैं, और एक 3 से 6 महीने बाद जो घाव पूरा भर जाता है उसे डेफिनेटिव कहते हैं। उसमें मरीज़ खा पी सकता है, दांत लगा के बोल सकता है, हंस सकता है, अच्छा फील कर सकता है और सोसाइटी में मिंगल कर सकता है। तो ये 3 स्टेजेस तो इंट्रा ओरल की हैं हमारी कॉमनली। एक्स्ट्रा ओरल में, एक्स्ट्रा ओरल मतलब ये मैक्सिलोफेशियल एरिया है आपका, चीक बोन है, नोज़ है, लिप्स हैं, आइज़ हैं, आपका फोरहेड है, ईयर्स हैं, ये सारे एक्स्ट्रा ओरल में आते हैं। इसमें अब तकनीक काफ़ी विकसित हो गई है आजकल, और पहले भी हम लोग अब जो लेटेस्ट मटेरियल है और काफ़ी अच्छा है वो सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन की प्रोस्थेसिस काफ़ी अच्छी सूट कर रही हैं और हम लोग उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिसमें हम सिंपल नापा लेके नहीं कर सकते, तो उसमें आजकल हमारे डिजिटल इम्प्रेशन टेक्निक्स आ गई हैं, उसमें वो करते हैं। इम्प्लांट, हम डेंटल इम्प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उन प्रोस्थेसिस के लिए जहाँ से हम कोई सपोर्ट नहीं मिलती। मान लो पूरा मैक्सिला निकाल दिया, पूरा ऊपर का जो निकाल दिया, नीचे का जो निकाल दिया, हमारे पास बोन ही बहुत कम है, तो हम जायगोमेटिक, सर जानते हैं जैसे अभी सर ने बताया, जायगोमेटिक बोन का सहारा लेकर जायगोमेटिक इम्प्लांट डालते हैं। उनका सहारा लेके हम दोबारा से नया सेट ऑफ टीथ हम पेशेंट को दे सकते हैं, और बाहर से भी वो एक सिलिकॉन के प्रोस्थेसिस के साथ में एक नया एक फील गुड फील करते हैं। उनको लगता है कि वाकई हम जो प्री नोशन से लेके आए थे कि हम ये हो जाएगा और हम सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे, वो बड़ा खुश होकर जाते हैं पेशेंट, ऐसे देखे गए। बहुत कलीदी किरदार निभा रहे हैं आप इस काम में। जी शुक्रिया। डॉक्टर सुधीर, आपके पास आना चाहेंगे दोबारा। डॉक्टर सुधीर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे डायग्नोज हो गया एक बार कि कैंसर है, ओरल कैंसर है, तो आप उसका इलाज का किस तरह से, किन मरहले से आप इलाज करते हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में बताइए। जैसे डॉक्टर कपिल ने बताया, ओरल कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B। ओके। तो 1 और 2 में तो आपकी जो ट्रीटमेंट है प्रोटोकॉल, वो हमारे मतलब ईजिली वी कैन डू, और पेशेंट भी 100% मतलब यू कैन रिकवर बैक फ्रॉम ओरल कैंसर। ओके। तो जैसे हमारे स्प्रेड का बताया कि हमें अर्ली डायग्नोसिस इसी कारण चाहिए कि वो स्टेज 3 और स्टेज 4 तक डिजीज़ जाना ही नहीं चाहिए, जिससे कि फिर ट्रीटमेंट बिकम सो डिफ़िकल्ट। हमारे नेक गले के नोड्स में भी, लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड हो जाती है, तब हमें नेक डिसेक्शन भी करना पड़ता है। और अगर जैसे मैंडिबल में भी फैल गया तो मैंडिबल भी काट के हटाना पड़ता है, आधी या पूरी मैंडिबल, और इलाज फिर बहुत हमें मुश्किल हो वो जाता करता है, मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए भी और रिहेबिलिटेशन। फिर सर का फिर उनका फॉलोअप आता है कि वो पेशेंट फिर डिग्लूटेशन ठीक से कर सके। सपोज टंग का भी अगर हाफ से ज़्यादा टंग निकल गई है, उसकी निकालनी पड़ी है कैंसर की वजह से, तो अर्ली स्टेज डायग्नोसिस मस्ट। और हमें 4 मॉडलिटीज़ है, या तो हम सर्जरी करें, या हम जिसमें पेशेंट सर्जरी के बाद भी हम लोग कीमो रेडिएशन करते हैं, मतलब कि ये ड्रग्स भी और रेडिएशन भी। और एक है कि हम सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब अनरिसेक्टेबल ट्यूमर हो गया, तो फिर हम पैलिएटिव कीमो रेडिएशन ही दे सकते हैं। ओके, पैलिएटिव केयर शुरू हो जाएगी उस पेशेंट की। और एक है कि जब 3rd और 4th स्टेज में आप आ गए तो दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो गया है, तो फिर आपको रिसेक्शन मतलब दूसरे जगह से ग्राफ्ट लेके, फ्लैप लेके आपको वो करना पड़ेगा, तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और हायर सेंटर में जाना पड़ेगा। और पेशेंट का रिहेबिलिटेशन जो है आफ्टर ओरल कैंसर, इट विल बिकम, बट इवन देन इट इज़ क्यूरेबल। इट इज़ 90%। अच्छी बात है, क्यूरेबल है। बेहतर यही है कि वक्त पर उसको देख लीजिएगा, वक्त पर उसका इलाज करा लीजिएगा, ताकि आपको परेशानी ना आए। पहली तो दुआ है इस तरह की परेशानी ना आए, और आ जाती है तो उसके पहले ही स्टेज में इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। कॉल ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो 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 जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, बताइए क्या नाम है आपका और सवाल क्या है? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि गुटखा ज़्यादा खाने की वजह से मेरे मुंह में जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और ज़्यादा मुंह खुल नहीं रहा है। मुंह नहीं खुल रहा है? ओके। हाँ, तो और परेशानी भी हो रही है। तो खाने पीने में परेशानी आ रही है आपको? हाँ, कुछ खाता हूँ तो मतलब करवाहट महसूस होती है, जलन महसूस होती है। अच्छा अच्छा,
डॉक्टर सिक्का, इनका आपने सवाल सुन लिया है। इनकी एज 29 साल है लगभग, और इनको खाने पीने में परेशानी हो रही है और मुंह पूरा नहीं खुल पाता है इनका। तो जतिन, मैं आपका नाम देख पा रहा हूँ। ये गुटखा, तंबाकू और एक चीज़ जो हमने मिस की है, सुपारी खाने वालों में ये वाली जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन होती है। मेरी सबसे पहले तो आपको सलाह रहेगी कि आप गुटखा बिल्कुल बंद करें। बिल्कुल गुटखा खाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी समय के साथ। किसी भी तरह का जो एडिक्शन है, चाहे वो गुटखा है, सुपारी है, तंबाकू है, वो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि मुंह ना खुलने के कई कारण होते हैं जो कि क्रॉनिक गुटखा च्यूअर्स में पाए जाते हैं। उसमें सबसे मुख्य कारण जो होता है वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। इसमें जो मुंह के अंदर की खाल है वो जकड़ जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिससे जो मुंह के खुलने की मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उसमें फाइब्रोसिस आ जाता है, उसमें जकड़न आ जाती है और इसलिए आपका मुंह नहीं खुल पाता है। लेकिन एक और कारण इसका हो सकता है, आपको हम ये नहीं चाहते कि आप घबरा जाएं हमारी बात सुन के, लेकिन कैंसर का भी एक कारण, ये एक लक्षण ये हो सकता है कि मुंह के खुलने में कमी आई है। तो मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को दिखाएं। अगर सबम्यूकस फाइब्रोसिस है तो वो भी प्री कैंसरस कंडीशन होती है, वो भी आगे चल के कैंसर बन सकता है। तो आप गुटखा तुरंत छोड़ें और किसी डॉक्टर से सलाह लें। आपको या तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होने का काफ़ी रिस्क है, डॉक्टर आपको देखकर आपका निदान करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को ठीक से डायग्नोस कर पाएंगे। उम्मीद है कि जो डॉक्टर्स ने हिदायत आपको दी हैं आप उन्हें समझेंगे और सेहतमंद रहेंगे। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर कपिल, आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या कोविड के बाद हमारी ओरल हेल्थ पर किसी तरीके का असर पड़ा है, मुतासिर किया है कोविड ने? क्या इसकी वजह से भी इस तरीके की कैंसर्स जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, कैंसर इटसेल्फ पे मैं नहीं कहूँगा कि कोविड का असर पड़ा है या कैंसर का इंसिडेंस, ओरल कैंसर का अगर हम आज बात कर रहे हैं, उसका इंसिडेंस कोविड की वजह से बढ़ा है। अगर ऐसी कोई बात की जाए तो वो अतिशयोक्ति होगी। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहूँगा, कोविड की वजह से लोगों का इलाज बहुत इम्पैक्ट हुआ है। जब हमारे ख़राब वाली कोविड की प्रॉब्लम थी तो हमारे हेल्थ रिसोर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जो हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोविड के ट्रीटमेंट में शिफ्ट किया। इससे लोगों के ऑपरेशन, लोगों की सर्जरीज, लोगों की रेडियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, प्रोस्थेसिस और पेलिएटिव केयर पे बहुत फ़र्क पड़ा और इस वजह से जो मरीज़ हमारे पास पहले आ सकते थे वो एडवांस स्टेज में आए। ये वाला फ़र्क मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। लेकिन ये बात मैं नहीं कहूँगा कि कोविड की वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है या कैंसर ज़्यादा होने लग गए हैं। ये बात मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा। जी, तो ऐसा नहीं है कि कोविड के बाद कैंसर के मरीज़ बढ़े हैं। वो जो मरीज़ चल रहे हैं वो वही चीज़ें हैं जो आपने पहले बताई हैं। अगर वो उन चीज़ों को करते हैं तो वो रिस्क में आते हैं। जी। डॉक्टर नफीस, आपके पास आना चाहूँगा, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैंसर की तो कोई इंसिडेंस समझ में नहीं आई है कोविड के बाद, लेकिन म्यूकोर के केसेस बहुत आए हैं। म्यूकोर माइकोसिस से इतना ज़्यादा वही कैंसर लाइक ही स्प्रेड हुआ और बहुत सर लोगों ने बहुत ट्रीटमेंट किया। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी सर्जरीज की हैं जी। उसका रिहेबिलिटेशन भी हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है जी। और वो हुआ कैसे है, आप हम लोग सब वाकिफ़ हैं कि जो हम लोग स्टेरॉइड का भयंकर तरीके से इस्तेमाल किया गया कोविड के दौरान, कि जिसने जो बता दिया, क्योंकि पैनिक था, कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रही थी, तो उससे जो ब्लैक फंगस का नाम भी उसको दिया गया, उससे बहुत केसेस देखे गए। तो वो हमारे लिए, सारे मेडिकल फैटर्निटी के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो लेकिन थैंक गॉड उस पर काफ़ी कंट्रोल हो गया है और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं और सर्जन्स और रिहेबिलिटेटर्स वर्क कर रहे हैं टुगेदर, वी आर ऑन पॉजिटिव नोट नाउ। ओके। यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, आप ही के पास मैं आना चाह रहा था। जैसे कि कोई मरीज़ आपके पास आता है ओरल कैंसर का और उसका इलाज कंप्लीट हो गया है एक सर्जन की तरफ से, अब आपके पास वो जो आके जो भी आप करेंगे उसका इलाज, जो चीज़ें ठीक करेंगे, तो उसमें कितना वक्त लगेगा और उसमें क्या बहुत ज़्यादा खर्चा आता है या नॉर्मल खर्चा आता है, इसके बताइए। देखिए, वक्त और जो खर्चा है वो अभी रखते हैं, लेकिन कंप्लाइंस, पेशेंट की कंप्लाइंस पे बहुत डिपेंड करता है और एक्सटेंशन ऑफ, मतलब स्प्रेड कितना है कैंसर का, उस पर भी बहुत काफ़ी रिहेबिलिटेशन का फ़र्क पड़ता है। मैं 2 एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा, बहुत रिनाउंड एग्जाम्पल हैं, नोटेबल पर्सनालिटी हैं वर्ल्ड की। एक हैं डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड जी, जो साइकोलॉजी के बहुत बड़े मास्टर विद्वान माने जाते हैं, और दूसरे अमेरिका यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रोबर क्लीवलैंड जी। इन दोनों के सेम टाइप के कैंसर थे अपने अपने ज़माने में। दोनों को मैक्सिला यानी ऊपर के जौ का कैंसर था जी। डॉक्टर सिगमंड के करीब 33-34 ऑपरेशन हुए जी उस कैंसर के उस दौरान, और उतनी ही प्रोस्थेसिस उनकी बनी जो रिहेबिलिटेटर्स ने बनाई जी, और उतना ही
मल्टीपल उनकी रेडियोथेरेपी के सेशन हुए, जी, लेकिन उसके बावजूद वो कभी ना प्रोस्थेसिस ढंग से पहन पाए, ना कभी उससे उबर पाए। ओके, आखिर में क्योंकि वो थोड़ा सा थे भी उस टाइप के, तो उन्होंने नाम लिया इसका द मॉन्स्टर। जी, और दूसरी तरफ मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर ग्रोबर, जो यूएस प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, उनका इतना सक्सेसफुल प्रोस्थेसिस थी जब से उनसे काफ़ी दिनों पहले की बात है। जी, और उनका उस टाइम तो हमारे न्यू मटेरियल्स भी नहीं थे, जी, तो बल्कनाइट रबर उस टाइम एक मटेरियल प्रोस्थेनोटिक्स यूज़ करते थे, वो उसकी प्रोस्थेसिस बनाई गई। वो इतनी सक्सेसफुल थी कि उन्होंने उसको हर जगह नेचुरली यूज़ किया। लेकिन उसमें उन दोनों पेशेंट में ये फ़र्क था कि उनकी कंप्लाइंस फ़र्क थी। ओके, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जी, एक्सटेंशन ऑफ जो डिफेक्ट था वो भी थोड़ा ज़्यादा था डॉक्टर सेगमेंट का, जी, लेकिन एक्सेप्टेंस एंड कंप्लायंस बहुत डिपेंड करता है कि सक्सेस रेट क्या होंगे। खर्चे की बात जैसे मैंने बताया कि खर्चा इंट्राओरल जो हम लोग ऑब्चुरेटर बनाते हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में फ्री है। हम लोग ने फ्री, क्योंकि ऑलरेडी जो कैंसर पेशेंट होते हैं बेचारे लूटे पिटे आते हैं, हम लोग बोलते हैं। वो सर्जरी का पैसा दे के आते हैं, वो रेडियोथेरेपी का पैसा दे के आते हैं, वो कीमोथेरेपी का, और बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस और तमाम ट्रैवल करके आते हैं। दूसरा लॉजिस्टिक का फेस करते हैं। तो हम लोगों ने अपने सेंटर पे उसको फ्री किया है। हाँ, जो न्यू मटेरियल्स हैं क्योंकि वो कॉस्टली आते हैं, सिलिकॉन से, उसका हम लोग थोड़ा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। इम्प्लांट भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ उनका फ्री हो जाए, कहीं से सैंपल में उनका दे दें, तो ये हम लोगों ये एक अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा अखराजात वो पहले ही हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा उनको फ़ायदा हो जाता है और वो इलाज आसानी से हो जाता है उनका। डॉक्टर माजी, हम आपकी तरफ आएंगे और ये कहना चाहेंगे, एक तरीके से आएंगे, एक पैगाम ही आप देंगे, मुकम्मल तौर पर ये जो ओरल कैंसर है इसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है कैंसर नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन किन सूरतों में मुकम्मल तौर पर इसका इलाज मुमकिन है, उन्हें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिन पर ध्यान दें? वो मैंने बताया कि अगर शुरुआत में हम डायग्नोज कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है, और स्टेज 1 स्टेज 2 तक हमें ऑपरेट करना और उसको 100% रिकवरी देना, मतलब बट स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में पेशेंट का पोस्ट सर्जरी रिहेबिलिटेशन तो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो वो उससे मतलब हमें 3rd और 4th स्टेज तक जाना ही नहीं है, मतलब वी शुड स्टॉप इट एट द लेवल ऑफ 1 एंड 2। और उसके लिए स्क्रीनिंग, डॉक्टर कपिल सिक्का ने जैसा बताया, स्क्रीनिंग इज नाउअडेज हम इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं ओरल कैंसर पेशेंट्स को, कि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाए और उनकी हीलिंग भी उस जल्दी हो पाए। ओके। डॉक्टर सिक्का, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वो कैंसर पेशेंट के लिए। अगर किसी के घर में किसी के माँ को, किसी के बाप को या किसी के दादा को, किसी को कैंसर हुआ है, ओरल कैंसर की बात हो रही है, तो क्या उनके बच्चों में ओरल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, कैंसर्स जेनेटिक होते हैं। कुछ कैंसर्स का जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है, लेकिन अगर हम ओरल कैंसर की बात करते हैं, मुंह के कैंसर की बात करते हैं, तो इसका जेनेटिक प्रेडिलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर किसी के फादर में या फैमिली में ये रन करता है। कुछ जीन ज़रूर होते हैं जो ओरल कैंसर में भी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 1 या 2 जीन नहीं है जो कि इस ओरल कैंसर की वजह बनते हैं। तो इसको जेनेटिक कैंसर कहना मैं सही नहीं कहूँगा। अच्छा, जेनेटिक कैंसर ये नहीं है आपके हिसाब से। एक सवाल यही कहीं आप और बताइएगा डॉक्टर साहब, इसमें क्या लगने वाली बीमारी है? अगर घर में किसी के खुदा न खास्ता ये परेशानी है, तो घर के लोगों को क्या एहतियात रखने की ज़रूरत है? किस तरह की एहतियात करने की ज़रूरत है? क्या ये लग सकती है बीमारी? बिल्कुल, ओरल कैंसर लगने वाली बीमारी नहीं है। ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। कोई भी कैंसर शरीर का एक से दूसरे में नहीं फैलता है। कुछ वायरल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज, टीबी और जो बीमारियां हैं वो एक से दूसरे में हो सकती हैं, लेकिन कैंसर इस टाइप की बीमारी नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि फैमिली का मरीज के इलाज में रोल नहीं है। हमने पहले भी साइकोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है वो डॉक्टर साहब, हमने पहले भी साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बात की। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल रहता है कि मैं खाना खा पाऊंगा कि नहीं, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, मैं काम पे वापस जा पाऊंगा कि नहीं। और ऑपरेशन के बाद, क्योंकि ओरल कैंसर के ज़्यादातर लोगों का इलाज ऑपरेशन से होता है, और अगर वो एडवांस स्टेज में आते हैं तो कंबाइंड मोडेलिटी से होता है। ऑपरेशन भी किया जाता है और रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, कईयों को कीमोथेरेपी भी दी जाती है। तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट और सही सवाल ये होता है कि मैं काम पे वापस जा पाऊंगा कि नहीं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट रह पाऊंगा कि नहीं। यहाँ पर फैमिली का, हमारी साइकोलॉजिकल सपोर्ट का, फ्रेंड्स का, गवर्नमेंट्स का, एनजीओज़ का, और आपके फोरम से जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, सोसाइटी का एट लार्ज बहुत रोल आता है।
फैमिली को, पेशेंट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है जी साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता जी है, जी मेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स ऐसे डायग्नोसिस के बाद, इतने बड़े इलाज के बाद, किसी का जॉ निकाल दिया, किसी की जीभ निकालनी पड़ी, उसके बाद वो अंदरूनी तौर पर टूट जाते हैं, साइकोलॉजिकली टूट जाते हैं, जी खर्चा बहुत होता है। तो इसलिए फैमिली और साइकोलॉजी उनको, पेशेंट को सपोर्ट करना, ओके डाइट ठीक रखें, उसका मेंटल एनवायरनमेंट ठीक रखें, उसको सपोर्ट दें ट्रीटमेंट को, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा है, महंगा है, जी। इन सब चीज़ों में फैमिली का बहुत रोल आता है। फैमिली लेकिन का का रोल सपोर्ट है। बेहद ज़रूरी है। आपके सवाल से मैंने फैमिली का उसको पकड़ा, लेकिन फैमिली की डिस्कशन की, लेकिन जो आपने पूछा कि फैमिली में एक से दूसरे में ये कैंसर फैलता नहीं है। जी जी आप ये- लेकिन बहुत सारी चीज़ें बता दी, आप बहुत अच्छा किया, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही काम की बातें थी जो आपने बताई। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो हेलो हाँ जी जी जी, आवाज़ मिल रही है आपकी? जी जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। पूछ रहा है 6 महीना पहले जीभ में मुंह का जो जीभ है ना, जी जी जीभ में थोड़ा एक तो घाव हुआ था, घाव होके अभी कैंसर हो गया, तो उसका कुछ करने के लिए ट्रीटमेंट आप लोग जो बोलिएगा तो हम लोग करेगा थोड़ा। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, डॉक्टर को दिखा के ही तो पता चला है। अच्छा, आपको कोई सर्जरी वगैरह बताई है उन्होंने? जी आपको कोई सर्जरी बताई है? सर्जरी, हाँ, वो तो टेस्ट किया है, वो जो टेस्ट किया है, टेस्ट में मालूम पड़ा है जो कैंसर हुआ है, डॉक्टर बोला है। आपने सुना तो था? क्या इलाज बताया है डॉक्टर? जी जो हम इनकी बात सुन पा रहे हैं, डॉक्टर ने शायद इनके जीभ में घाव था और डॉक्टर ने इनको कैंसर की बीमारी बताई है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि उसको हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन से उसको देखकर, उसको फील करके और कुछ टेस्ट करके, जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, हम उस कैंसर को स्टेज करते हैं कि ये कौन सी स्टेज का कैंसर है, स्टेज पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। हमें कुछ और टेस्ट भी करने पड़ते हैं कि शरीर में कहीं और तो नहीं फैला, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था गले की गांठों में, और कई बार ये लंग्स में, फेफड़ों में और हड्डियों में भी फैल सकता है। अगर इस टाइप का फैलाव नहीं है तो इनका जो बीमारी है उसका हम काफ़ी केसेस में, अगर मरीज़ ठीक है, फिट है, तो ऑपरेशन से इलाज कर सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद कई केसेस में रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। 38 एज है इनके डॉक्टर साहब, क्या हाँ, एज का मुझे कोई लगता फैक्टर है कि आएगा? इनका अगर बीमारी छोटी है, बहुत ज़्यादा फैली नहीं हुई है, तो इनका ऑपरेशन इनके लिए ठीक रहेगा। बट मुझे लगता है ये भी पूछना चाह रहे थे कि ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, कहाँ से करवाना चाहते हैं, वो डिसीजन मुझे लगता नहीं है कि हम इस फोरम पे बता पाएंगे। आपके घर के आसपास जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप मिलिए और उनसे इस बात की सलाह कीजिए। जी, आपका ही ये फैसला है साजिद कि आप कहाँ ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, पहले अपनी स्क्रीनिंग कराइए, और कौन सी स्टेज पर आपका कैंसर है पहले ये जानना ज़रूरी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है, और इस वक्त मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, डॉक्टर सुधीर, आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या पैगाम, मैसेज आप देना चाहते हैं प्रोग्राम को देखने वालों को ओरल कैंसर के हवाले से? हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि कोई भी कैंसर, शरीर के किसी भाग में भी कोई कैंसर हो, आप लोगों ने मतलब देखा है कितने प्लेयर्स हैं, कितने हैं कैंसर से पूरी तरह से उबर आए हैं, तो ओरल कैंसर भी ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस अर्ली डायग्नोसिस चाहिए, और प्रिवेंटिव मेजर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि हमें एहतियात क्या बरतना है, हमें सवेरे शाम ब्रश करना है, गरारे करने हैं, टोबैको चेविंग, खैनी, गुटखा, अल्कोहल, इन सब का सेवन ना करें। ट्रीटमेंट से अच्छा है प्रिवेंशन करें, आप रोकथाम करें तो बिल्कुल आपको ओरल कैंसर से आप नहीं वो करेंगे, मतलब कि। तो पैगाम यही है, कैंसर कोई मतलब वो नहीं है कि आप इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे या आपका वो हो जाएगा या आपका नॉर्मल लाइफ में नहीं लौटेंगे। तो कैंसर को उसी तरह ट्रीट करना है जैसे और भी कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर भी वैसे ही है। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं और प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ते हैं, हम लोग मतलब दिखाते हैं भी पेशेंट के, देखो इस पेशेंट का देखो इतना, तब भी वो लोग मानते नहीं हैं। गुटखा खाना छोड़ते नहीं हैं, खैनी खाना छोड़ते नहीं हैं, तो और स्पाइसी फूड भी नहीं मतलब छोड़ते हैं। तो वो सब आप आजकल के लाइफ स्टाइल में आपको बिल्कुल वो करना है।
एहतियात बरतना है, अच्छा खाना खाना है और अपना ओरल आपकी बातों का ध्यान रखना है और जो चीज़ें आपने बताई बहुत अहमियत रखती हैं, उन्हें समझना चाहिए और उन पर फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर कपिल सिक्का, आपका क्या मैसेज रहेगा आज का प्रोग्राम के हवाले से? डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें बता दी हैं। मैं ओरल कैंसर के कंटेक्स्ट में एक और बात कहना चाहूँगा जो कि हमारे देश में अलग है दूसरे देशों से, विदेशों से। हमारे यहाँ पर जो च्यूइंग टबैको है, जो खाने वाला तंबाकू है, उसका जो वो एक सोशल नॉर्म बन चुका है। अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, अगर कोई सिगरेट निकाल के पीता है तो उसको 10 लोग रोकने वाले हो जाएंगे कि ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी। लेकिन इसको भी हमें उसी टाइप का टैबू बनाना है। जो चबाने वाला तंबाकू है, ये ओरल कैंसर का एक बहुत ही कॉमन कारण है। इसको छोड़ने का जब सोसाइटी में ओवरऑल अवेयरनेस और चेंज आएगी, क्योंकि सिगरेट में धीरे धीरे आपने नोट किया है कि ये आई है चेंज। आज आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते। इसके लिए भी हमें वही चेंज लानी ज़रूरी है। गली गली हर पान की दुकान पे अगर गुटखा मिलेगा और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसके लिए भी सोसाइटी की मेंटेलिटी में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। कदम उठाने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने बोली। डॉक्टर नफीस, आपके पास आऊँगा, आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों? जी बिल्कुल। जैसे साथी डॉक्टर्स ने दोनों ने बताया कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मेरा मैसेज रहेगा कि अगर हो गया है आपको कैंसर और सर्जरी आपकी रिकमेंडेड है तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी से जल्दी आप रिहेबिलिटेशन सेंटर पे पहुँचें जी। मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थोडोंटिस्ट से मिलें जी। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया आ सकते हैं, एम्स जा सकते हैं, आप मेमसी जा सकते हैं अगर दिल्ली में हैं, और दिल्ली नहीं है तो और दूसरे सेंटर पे, लेकिन जाए ज़रूर। लोगों ने ये मान के बैठे हुए हैं कि इसका कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होता, जबकि आजकल नई तकनीक से बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन हो चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक तरीके से हैंडीकैप सी के साथ में लोग जिंदा हैं कि जबड़ा कट गया और उसी से है, जैसे एक बहुत ही रेनाउंड पॉलिटिशियन आप जानते हैं, और भी बहुत सारे लोग। तो आज वो नहीं है। आज आइए आप रिहेबिलिटेशन सेंटर पे और मिलिए और आपका पूरा इलाज होगा, पूरे प्यार से होगा। और फैमिली वालों के लिए एक मैसेज है अगेन कि फैमिली वाले एक्सेप्ट करिए, कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलती है। आप उनका ख्याल रखिए, वो आपके पार्ट हैं, आप उनका पार्ट हैं। सामाजिक लोगों से भी कहना है कि उनको भी दूसरी नज़र से मत देखिए, उनको पुरानी तस्वीर देखिए और उनको खुश हुई जो पुराने दोस्त थे, मिलिए उनसे, तो वो एक बहुत ही मोटिवेशनल फोर्स होते हैं। और फैमिली से लेकर सोसाइटी जब इस चीज़ में आगे आएगी तो बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऐसी हम दुआ और उम्मीद करते हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शुक्रिया बहुत बहुत। समरीन, कितनी बेहतर बातें इन्होंने बताई। इन बातों का खास ख्याल रखने की कितनी ज़रूरत है। हमें तंबाकू से बचना चाहिए, हमें सिगरेट से बचना चाहिए, और ख़ास तौर से स्क्रीनिंग की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अगर स्क्रीनिंग होगी तो इलाज में आसानी होगी, जो बीमारी है उसको डिटेक्ट कर लेंगे डॉक्टर्स और जल्द से जल्द इलाज कर लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं और यही नई ख्वाहिशात हमारी हैं जी। तो जैसे कि इन्होंने बताया भी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें बेझिझक हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, अपने सवालात पूछिए। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे प्रोग्राम को DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए इजाज़त। आदाब। मुंह का कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो बहुत आम होती जा रही है। मुंह का कैंसर तंबाकू के इस्तेमाल से होता है। तंबाकू, गुटखा, पान, सिगरेट, शराब से दूर रहें। इनका इस्तेमाल न करके ही मुंह के कैंसर से बचा जा सकता है। अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो दिल दिमाग को मजबूत करके इसे तर्क करने का फैसला करें। मुंह के कैंसर से बचाव के लिए मुंह के अंदर की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ताजा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। वर्जिश को रोजाना का मामूल बनाएं। एक्टिव तर्ज जिंदगी अपनाएं।